अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सार आलम और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मेरे सवाल विद अब्सार आलम। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक लव लेटर प्रेसिडेंट ट्रंप का प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। तो आज 26वीं मरतबा प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात रगड़ी है कि उन्होंने सीज़ फायर करवाया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और अभी तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बात की तरदीद नहीं कर पाए। तो मैंने कहा याद करवा दूं कि कुछ दिन पहले सिल्वर जुबली की थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने लव लेटर्स की मोदी के लिए, और आज 26वें मरतबा अब वो गोल्डन जुबली की तरफ जा रहे हैं। जब तक इंडिया मान नहीं जाता प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते रहेंगे कि जंग बंदी मैंने करवाई है और 5 हथियारे पाकिस्तान ने गिराए। अपने प्रोग्राम की तरफ और आज की हमारी जो टॉप स्टोरी है वो इस बात पर होगी कि मईशत बेहतर और गरीब बदतर। हमें ज्वाइन करेंगे बिलाल अजहर कियानी, वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना। और हम देख रहे हैं कि S&P ग्लोबल एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, उसने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को ट्रिपल सी प्लस से बढ़ाकर -B कर दी है, जो बेहतर हुई है। इसका मतलब पाकिस्तान को अब बेहतर शराइत पे कर्ज मिल सकता है। करंट अकाउंट सरप्लस है, रिकॉर्ड तरसीलात ज़र हैं, रेमिटेंसेस जो हैं बाहर से आ रही, और पाकिस्तान G20 ममालिक में शामिल होना चाहता है। ये इसहाक डार साहब ने कहा है। बहुत अच्छे मुआशी इशारे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग बिजली के बिल अदा कर कर के तंग आ चुके हैं, परेशान हैं। पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हो रही, हालांकि दुनिया में कम हुई हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी की शरह इस वक्त बदतरीन है, और पाकिस्तान में गुर्बत की शरह क्या है, $1 पर डॉलर, $1 अ डे। उससे नीचे जो लोग हैं वो 44%, 44% तकरीबन पाकिस्तान की आधी आबादी $1 से कम में ज़िंदगी गुजार रही है रोज़ाना। तो जो $2 में मिला लें तो 80% से ऊपर जाता है। तो इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। और हमारे आज का हॉट इशू होगा जो दहशतगर्दी का इलाज क्या सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन है, या इसके साथ साथ कुछ और भी करना चाहिए, क्योंकि हम पिछले 12-14 साल से देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान एक मिलिट्री ऑपरेशन करता है, उसका एक नाम होता है, उस नाम के तहत वो मिलिट्री ऑपरेशन किया जाता है, लोगों को बेघर भी किया जाता है, और फिर वहाँ पे सिविल इंतज़ामिया जाती है, और दोबारा कुछ अर्से बाद हम देखते हैं कि दहशतगर्दों की वापसी हो जाती है, टूटी कमर के साथ वो वापस आ जाते हैं। क्यों आते हैं, कौन लाता है उनको, और हमारी एक तरह की पॉलिसी क्यों नहीं है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे आज मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तजियाकार, और हमारा आज का एडिटोरियल होगा नए मॉडल की गाड़ियों के फ़ायदे। और इस पे इसलिए कि नए मॉडल की गाड़ियाँ जो हैं वो सबके पास होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए और किन को मिली हैं, ये हम आपको आज के एडिटोरियल में बताएंगे। शुरू करते हैं आज की। बिलाल अजहर कियानी साहब, वेलकम, बहुत शुक्रिया। आपने छोटे से नोटिस पे हमारे साथ आज शिरकत की प्रोग्राम में। मैंने अभी बताया कि मुआशी इशारे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, ये आप भी बताएंगे, हुकूमत बताती भी रहती है, लेकिन जो असल इशू आम आदमी के हैं, आपने मैक्रो इकनॉमिक लेवल पे कर लिया, मान लिया, अब नीचे माइक्रो लेवल पे कब तक लोग इंतज़ार करें। आपकी हुकूमत PDM की भी अगर मिला लें तो 3.5 साल तो हो गए हैं, तकरीबन 4था साल है। तो आपने कहा था कि थोड़ा अरसा मुश्किल गुजरेगा, फिर बेहतरी आएगी। लोग तो बेचारे तंग आ चुके हैं, वो थोड़ा अरसा ख़त्म ही नहीं हो रहा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्सार साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का, एंड इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। जी अब्सार साहब, देखिए दोनों बातें अहम हैं। एक तो जो आपने बात की ओवरऑल मैक्रो इकनॉमिक रिकवरी की, और ये यकीनन एक सवाल होता है कि एक तरफ चले मैक्रो इकोनॉमिक इशारे तो बेहतर होए, मगर इसका अमलन ग्राउंड पे क्या फ़ायदा है। डिफ़ॉल्ट से बच गए, बड़ी अच्छी बात है, बहुत मुश्किल और लग रहा था। तो इसलिए इफ़ यू अलाउ मी जी, मैं दोनों चीज़ें एड्रेस करूँगा। सबसे पहले तो जी देखिए, ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर जब हम पिछले साल हुकूमत में आए तो आपको भी याद होगा कि एक जमात तो हुकूमत बनाने की बातचीत से भी इसलिए भाग गई थी कि मुआशी हालात सब समझते थे इतने मुश्किल हैं कि पिछली गर्मियाँ भी कोई हुकूमत बना के गुजार नहीं सकेगा कोalition गवर्नमेंट में, और मुआशी वजह ही उस टाइम पे बताई जाती थी, और किसी की भी तवक्को से बेहतर हमने मईशत को संभाला दिया। IMF का प्रोग्राम भी एग्री हुआ, और साल के दौरान महंगाई की शरह जब हम आए थे तो ओवर 20% थी, और हम इस साल की एवरेज शरह को 4.5% पर लेकर आए। महंगाई की शरह हमने काबू की। इस साल की भी एवरेज हमने जो टारगेट किया था वो 12% थी, मगर 4.5%। वो तो मैंने कह दिया, अच्छे हैं मुआशी। जी, नीचे क्यों नहीं मगर देखिए यही 4.5% अगर 20% रहती तो ये कीमतें काफ़ी ज़्यादा होती। ये तो वही बात है ना कि जी दूसरी बात, जी नहीं, मैं आता हूँ जी उस पर, इफ़ यू अलाउ। अगर ये आपने ना संभाला होता तो हालात इससे बदतर होते, ये तो एक हकीकत है।
और अमलन ग्राउंड पर बदतर होते। क्योंकि पहले भी जब हम 2022 में डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं तो डिफ़ॉल्ट का मतलब ये कोई ऐसा कोई फाइनेंशियल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अमली तौर पर ग्राउंड पर असरात होते हैं जो आपने श्रीलंका में देखे। ठीक है, जब आप दुनिया के निज़ाम से मुनक़ता हो जाते हैं, पेट्रोल की किल्लत होती है, डीजल की किल्लत होती है। मान लिया आपने अच्छा परफॉर्म किया, वहां से निकाल लाए, उस तूफान में से निकाल लाए, लोग कह रहे किनारे पे कश्ती क्यों नहीं पहुंची? नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, इट्स स्टेप बाय स्टेप। तो पिछले एक साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव की और इस तरीके की परफॉर्मेंस की जिसको आपने देखा कि IMF के बोर्ड अप्रूवल, जंग के दौरान भी जब इंडिया ने सबोटाज करने की कोशिश की तो हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे IMF के बोर्ड अप्रूवल ले सके। अमली तौर पर पिछले एक साल में मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें दे देता हूँ जहाँ पर हमने फ़र्क पहुँचाया है। जस्ट टू गिव 2 एग्जाम्पल्स। एक, आपने देखा कि पिछले साल में एक साल के दौरान, ये मैं आप कह लें या पिछली जून तक, हमने पेट्रोल की कीमतें ओवरऑल मुल्क में कम की। ये हमारी जो हमने मईशत संभाली, जिसके नतीजे में आपकी फॉरेन एक्सचेंज भी काबू में आई, आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल रहा, आपकी इन्फ्लेशन काबू में आई। ओवरऑल इसके नतीजे में आपने देखा कि पेट्रोल की कीमत भी कम हुई। बीच में जब मौका मिला तो बिजली के नर्ख भी कम किए। ठीक, इस साल के बजट के अंदर भी अब हमने यहाँ से मईशत को आगे लेके जब जा रहे हैं तो उसमें मईशत में आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ानी है और इस तरीके से बढ़ानी है कि उसके असरात लोएस्ट तबके तक जाएं, उसके नतीजे में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उसके नतीजे में सबसे कमज़ोर तबकात के लिए आसानी हो। मगर इस वक्त भी चादर देख कर पाँव फैलाते हुए हमने इस बजट की मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके तहत 1 करोड़ से ज़ायद ख़ानदान, अफराद नहीं 1 करोड़ से ज़ायद ख़ानदानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की सूरत में मदद मिलती है। उसका बजट हम अपनी ही इस 1.5 साल के अंदर 460 अरब से बढ़ाकर हम लोग खैर उस पे 2 राय हैं, 716 कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है, उस पे 2 राय हैं। देखिए, मगर बात है रोजगार की, बात है रोजगार की। आपने जितना भी बढ़ाया, गुर्बत की जो लकीर है 44% लोग पाकिस्तान के उस गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जितना मर्जी बढ़ा लें, कम तो नहीं हुई, ज्यादा हुई है। जो गुर्बत की लकीर नहीं, गुर्बत की लकीर की भी जो आपने बात की है, इसमें एक मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो एक डेफिनेशन चेंज की है। डेफिनेशन चेंज ना करें तो फिर भी 39.3% बनती है। नहीं, देखिए 40 कर लें, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि दूध की नहरें बह रही हैं या मुश्किलात नहीं है। मगर जब आप कहते हैं कि हालात बदतर हुए हैं तो उसके अंदर फिर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो फिगर पॉवर्टी का कोट किया जा रहा है, नहीं, मेरा सवाल ये, मैं बद से बदतर की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे आप इतना प्रोग्राम, इतने पैसे को आग लगा रहे हैं, गुर्बत बढ़ रही है कम होने की बजाय। तो क्या इसको रीडिज़ाइन नहीं करना चाहिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को? और दूसरा, आपकी पॉलिसीज जो हैं अप्रैल 2022 से लगे हुए हैं अभी तक, बेरोजगारी क्यों नहीं कम हो रही? देखिए, अब महंगाई क्यों नहीं कम हो रही? साहब, अब इस साल जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक रिकवरी अचीव किया, अब आइंदा साल में जो रवा साल, आइंदा साल से मुराद रवा माली साल, देखिए अब वी आर इंशाल्लाह, अब आप देख रहे हैं कि हमारा GDP ग्रोथ का टारगेट बेहतर है। और उसका मतलब क्या है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी इस साल इंशाल्लाह हम बढ़ाने जा रहे हैं। जो हमने उससे करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाएगा? नहीं, वो इंशाल्लाह एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, यही टारगेट है हमारा। 2-3 चीज़ थोड़ा बताएं कैसे। देखिए, सिर्फ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ना सिर्फ हमने ग्रोथ अचीव करनी है मगर उस क्वालिटी ऑफ ग्रोथ की बड़ी अहमियत है कि एक वो एक्सपोर्ट लेड हो, नंबर 2 सस्टेनेबल हो, जो कि एक्सपोर्ट लेड होने की वजह से होगी। अगर आपकी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, माजी में हम ये मसला आता रहा है कि GDP ग्रोथ की शरह तो बढ़ती है मगर उसी के साथ इंपोर्ट्स जब बढ़ती हैं तो हम उसी तनासुब से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्राइसिस होता है और उससे मसाइल होते हैं। उसको हल करने के लिए एक ही मैं आपको मेजर मिसाल इस साल की दे दूं तो वो मेजर टैरिफ रिफॉर्म्स है, जिसके अंदर हमने कोई, अभी आप देखेंगे 5 साल के अंदर मेजर ड्यूटीज के अंदर रिडक्शन आएगी और इस साल पहले साल के स्टेप्स उसमें उठा दिए। वो तो हमने देख लिया, जिसमें रॉ मटेरियल्स कर लिया ऑलरेडी। आपने जो लग्जरी गाड़ियां थी उन पे ड्यूटी कम कर दी। नहीं, देखिए, और छोटी गाड़ियों पे बढ़ा दी है। अफसार साहब 5 साल में हर चीज के ऊपर लग्जरी गाड़ियों पे ड्यूटी कम करने का तो क्या था? नहीं, वजह बताएं। नहीं, देखिए, लोग पूछते हैं, गुजारिश नहीं। 5 साल के अंदर इस मुल्क के अंदर किसी भी शय के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी जैसी चीज़ नहीं रहेगी। ठीक, ये ख़त्म होगी हर चीज़ के ऊपर। और कस्टम ड्यूटीज भी जो हैं वो मैक्सिमम 15%। गाड़ियां, बड़ी गाड़ियों उसमें हर चीज़ शामिल है। नहीं, बड़ी गाड़ियों को शामिल है। देखें, एक मिनट, आप अगर 100 चीज़ों में से एक आइटम को लेंगे, ये सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक है। आपने कहा चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। आपने कहा ना, आप बड़ी गाड़ियां पेट्रोल भी ज्यादा खर्च करती हैं, हम फ्यूल इंपोर्ट करते
करते हैं, हमारा फ्यूल बिल बढ़ता है। आप ला रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे आप तवज्जो दे रहे हैं, चार्जिंग नेटवर्क आप नया बना रहे हैं यहाँ पे मुल्क में ताकि हमारा फ्यूल बिल कम हो। साथ अब बड़ी गाड़ियों पे जो डीजल गाड़ी जैसे 200 चीजों की टोकरी में से एक चीज को उठा के टॉक शो बना देना, माजरत का नहीं देखिए गाड़ियों पे क्यों नहीं कम किया? फिर मुझे इजाजत, छोटी पे क्यों उस पे भी ड्यूटीज कम हुई है, बिल्कुल ड्यूटीज कम हुई है, रेगुलेटरी ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज हर गाड़ी पे कम हुई है, हर चीज पे हमने कहीं ना कहीं ड्यूटीज में तकरीबन कमी आई है। सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल्स और आपकी जो मशीनरीज हैं उस पर सबसे ज्यादा एम्फेसिस रहा है पहले साल में, ड्यूटी रिडक्शन में सबसे ज्यादा एम्फेसिस उस पर रहा है, मगर ओवरऑल ड्यूटीज ने जाना है और आपकी मईशत में कंपेटिटिवनेस इसी तरह ओवरऑल में अगर आप गाड़ियों पे ना करते तो क्या होता? नहीं देखिए, आपने 5 साल में आप इसी तरह टैरिफ वॉल्स अगर खड़ी रखेंगे, आप मिशन में कंपैरेटिव बड़ी गाड़ियों की बात कर रहा हूं, हमने उसमें देखिए, मगर इसमें अब साहब मेरी गुजारिश है, इसका फायदा क्या हुआ मुल्क को? गुजारिश सुने, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि रेगुलेटरी ड्यूटी हमने 5 साल में पूरे मुल्क में सिफर करनी है, तो एक असूल बनाया गया कि पहले साल में ड्यूटीज को 50, रेगुलेटरी ड्यूटीज की मैक्सिमम सतह को 50% पर लाए। बड़ी गाड़ियों को 5 साल कर लेते हैं। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, अगर आप मौका दे दें, अगर आप नहीं देते दूसरा बात है। थके हुए लग रहे हैं? नहीं सर, मैं थका हुआ नहीं लग रहा, आप बेताब लग रहे हैं सर। मैं जाहिर है बेताब मगर this is if this is a question and answer, then allow me to answer. If this is just a case of lecturing me, then it's a different. I'm not lecturing. I'm just. Sir, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, I've been trying to get a sentence out, and you're not allowed. Please do. 50% पर हमने रेगुलेटरी ड्यूटीज को अगर सिफर लाना है तो पहले साल में यह असूल कायम किया गया कि मैक्सिमम ड्यूटी को 50% तक लाना है, जिसका मतलब है किसी भी गुड की अगर ड्यूटी 50% से ऊपर है तो उसको पहले साल में 50% का पीक कैप पर लाया जाए। लग्जरी गुड्स के ऊपर बहुत हाई ड्यूटीज हैं और होनी चाहिए, और ठीक है आप सही कह रहे हैं, उसमें कुछ गाड़ियों पे इस प्रिंसिपल के तहत 50% तक ड्यूटीज आई हैं। ड्यूटीज अभी भी उनकी बाकी सारी अशिया से बहुत ज्यादा है। इसके नतीजे में अब आपने जब सारी ड्यूटीज को सफर तक लेकर जाना है, उसके सफर के अंदर किसी ना किसी सतह पर सब चीजों की ड्यूटीज आहिस्ता आहिस्ता 5 सालों में स्टेप पे कम करनी है। हमने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया कि 50% तक मैक्सिमम कैप पहले साल में रखें, और कोई भी अशिया जो 50% से ऊपर है उनको कम से कम पहले साल में 50% तक लाया जाए। जिसका मतलब ये है कि आज भी लग्जरी व्हीकल्स पर ड्यूटीज बहुत हाई हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा हाई ड्यूटीज में से एक हैं, और आगे इसको ग्रेजुअली कम करेंगे। बाकी अशिया पर ड्यूटीज, छोटी गाड़ियों पर भी ड्यूटीज इससे काफी कम है। इसके अलावा बकिया जो अशिया है, रॉ मटेरियल्स, मशीनरीज, उन सब के ऊपर ड्यूटीज इससे कम है, और उसके अंदर मेजर एम्फेसिस पहले साल में रखा गया। मगर ओवरऑल पाथ यही है कि हमने अगले 5 सालों के अंदर रेगुलेटरी ड्यूटीज भी खत्म करनी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज भी खत्म करनी है, और कस्टम ड्यूटीज को 15% तक लाना है, ताकि आपकी मईशत जो कि आपकी प्रोटेक्शन बैरियर्स की वजह से जिसमें कंपेटिटिवनेस कम रही है उसको कंपेटिटिव किया जाए, और उसके अंदर एक्सपोर्ट्स की को बनाने, एक्सपोर्टेबल गुड्स को बनाने की कॉस्ट भी कम हो। जो आपके नॉन एक्सपोर्टेबल सेक्टर्स रहे हैं उनको एक्सपोर्टेबल सेक्टर बनाया जाए। हम मईशत के अंदर जब कंपेटिटिवनेस लाएंगे तो हमारी वो उस क्वालिटी की गुड्स बनेगी जो एक्सपोर्टेबल। ठीक है, आपने बात मुकम्मल कर ली सर। ठीक, अब मुझे ये बताएं कि आपने बड़ा अच्छा आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, लेकिन लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर आपने सब ड्यूटीज़ कमी करनी ही है, आपका एक प्रोसेस है, तो पेट्रोल की प्राइसेस को आपने लिंक किया था इंटरनेशनल प्राइसेस से। तो पेट्रोल की प्राइसेस जब कम हुई तो आपने कम नहीं की, रेगुलेटरी ड्यूटी भी कम नहीं की, आपने कहा कि हमसे इससे जो पैसा आएगा बलूचिस्तान में एक सड़क बनानी है। सर वो ड्यूटी से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक सेपरेट है, वो लेवी सेपरेट। अभी हम मुख्तलिफ चीजों की मुख्तलिफ बात करें ना। नहीं, मैं आम आदमी का भी सोचे ना। आप देखिए टेक्निकलिटीज में अगर माजरत के साथ आम आदमी की बात करके आप 2 सेपरेट इकोनॉमिक पॉलिसी को कंफ्लेट कर रहे हैं ना। नहीं देखे ना, आपने एक चीज कम की, नहीं कि आप उसमें से ना करते, लग्जरी गाड़ियों पे रहने देते 5 साल तक, कि अभी इसको हम नहीं कम करेंगे, हमने सड़क बनानी है खुददार की, इससे जितनी ड्यूटी आएगी। आप आम मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना है, जिसने बस पे सफर करना है, उनके ना किराए कम हुए ना उनके खर्चे कम हुए। अगर एक उम्मीद पैदा हुई थी कि दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई हैं, यहां भी कम होंगी, आपने उसका फायदा पास ऑन नहीं किया। मैं आपको देखिए पिछले जून गरीब को, अब मैं आपको गरीब तो तड़पता है। अभी भी आपको रेट बता दूंगा, तकरीबन महीना डेढ़ महीने पहले तक पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें उस वक्त से कम थी जब हमने हुकूमत संभाली। ये देखिए, ये तो देखिए, और उतार चढ़ाव जब आते रहे तो हम उसको पास ऑन करते रहे, तो उसी के नतीजे में हुआ ना जो आपकी इस आर्गुमेंट की नफी है। बात ये है कि हम पास ऑन करते रहे तो ऐसा नतीजा है ना, करते रहे हैं, लेकिन ये बात फिर ये कहना गलत हुआ कि आप नहीं करते। इंटरनेशनल गलत बात, जब पिछली दफा क्यों नहीं की? नहीं सर, मैं तो ये पूछ रहा हूं पिछली दफा क्यों नहीं की? देखिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा सर। देखिए पिछली दफा क्यों नहीं की? बिजली के बिलों में जो कुछ हो रहा है, अब साहब बात है जो बिजली चोरी हो रही है, उसका जो बिल
पे करना पड़ता है उन लोगों को जो ईमानदार हैं, जो बिजली चोरी नहीं करते। आप अभी तक ये निज़ाम ही ठीक नहीं कर सके, लोगों के मसाइल है। हम बेहतरी लेकर आए हैं, उसमें टैरिफ हमने लॉसेस में भी रिडक्शन किए, आगे निचकारी भी कर रहे हैं, हम वो चीजें कर रहे हैं जो किसी हुकूमत ने नहीं की। और आपने ये सारी चीजें साथ फैक्टर इन करनी है। आपने साथ ही साथ ये रिफॉर्म्स भी लाने, आपने साथ ही साथ अपने प्राइमरी बैलेंसेस के टारगेट भी पूरे करने। आप नहीं करेंगे तो वही होगा जो खान साहब की हुकूमत में हुआ था। ये बातें करना आसान होता है, इन चीजों को बैलेंस करना जिस इस हुकूमत ने पिछले 1.5 साल में किया है, कोई और हुकूमत नहीं कर सकती थी, मैं आपसे दावे से कहता हूं। और उसके अंदर फिर दोनों जिम्मेदारियां होती हैं। आपने अपने अखराजात भी काबू करने होते हैं, आपने अपने रेवेन्यूज भी रेज करने होते हैं, और आपने साथ साथ ये रिफॉर्म्स भी करने होते हैं। ये सारी चीजों का तवाजुन रखे बगैर आप मईशत को आगे नहीं चला सकते। और उसके अंदर यकीनन कभी कभी कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो करने मुश्किल होते हैं, मगर वक्त की जरूरत होते हैं। हमने इन सब चीजों का तवाजुन रखा है, महंगाई भी काबू में की है, करंट अकाउंट सरप्लस भी पोस्ट किया। पाकिस्तान की तारीख में पिछले 14 सालों में पहली दफा हमने करंट अकाउंट सरप्लस पोस्ट किए, पिछले 22 सालों में सबसे हाईएस्ट करंट अकाउंट सरप्लस पोस्ट किए। और इसी के अंदर हमने साथ साथ सैलरीज भी, तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं सरकारी मुलाजमीन की 10% इस साल, 7% हमने पेंशन भी बढ़ाई हैं। बेस्ट का मैंने आपसे ऑलरेडी जिक्र किया है। बिजली के नर्क भी जब मौका मिला कम किए थे, पेट्रोल की कीमतें भी फिर एक मुद्दत के लिए कम हुई थी। आगे जो भी उतार चढ़ाव होगा उसको पास ऑन करेंगे, मगर हमने ये सारी चीजें बैलेंस करनी है, करते रहेंगे। और इसी तरह इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे एक्सपोर्ट लेड सस्टेनेबल और इंक्लूसिव। अच्छा, आपने अखराजात और रेवेन्यू की बात की है, मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। अखराजात पे सिंबॉलिकली ये था कि अगर आवाम को पेट्रोल और बिजली कम कीमत पे नहीं मिल रही, जिस भी वजह से आप बड़े उसके मसाइल बता रहे हैं, तो कम से कम पार्लियामेंटेरियन, वज़रा, मुशीर, इन सब की तनख्वाहें इतनी बढ़ा दी गई। तो और FBR के लोगों को हज़ारों गाड़ियाँ उन्होंने भी ख़रीद ली हैं। ये अखराजात डिले नहीं किए जा सकते थे, कम नहीं किए जा सकते थे। और रेवेन्यू की बात है, आप अभी तक रिटेलर से तो कोई टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते। हम इंशाल्लाह रीजनेबल नहीं, पिछले साल हमने बढ़ाया, बिल्कुल बढ़ाया तकरीबन जी। हमने कितना इकट्ठा किया? नहीं, 170 लाख जो नहीं, नो 190 अरब से तकरीबन, गालिबन मैं अपने एग्जैक्ट नंबर याद करूँ, 600 अरब रुपए तक हम लोग उसको लेकर गए जी। रिटेलर्स में जिस बीच इंक्लूड्स कॉर्पोरेट सेक्टर, उसके अंदर रिटेलर से इजाफा हुआ है। 500 अरब सिर्फ सैलरी क्लास ने दे दिया। तो अगेन नहीं, आप अब साहब बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, सैलरी क्लास पेज मोर देन इट्स फेयर शेयर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड बकिया सेक्टर से हमने बढ़ाना है, हमने बढ़ाया है, कितना बढ़ाया, क्या वो काफी है? बिल्कुल नहीं। सैलरी क्लास का क्या कसूर है? नहीं, बिल्कुल कोई कसूर नहीं, आप सही कह रहे हैं। और इसी को हम बेहतर कर रहे हैं, हम ही करेक्ट कर रहे हैं। 34 साल तो पूछ सकता हूं ना कि क्या बेहतर किया है? नहीं सर, मैं सैलरी क्लास का बताएं, क्या 4 साल में सैलरी क्लास को क्या रिलीफ दिया? नहीं, हमने देखिए इस साल हमने सैलरी क्लास की जिस हद तक मुमकिन था हमने इंश्योर किया कि इतना इनकम टैक्स में कमी आए कि हर तबके को कम से कम कुछ ना कुछ कमी जरूर महसूस हो, जो कि की गई है इस साल। मगर आगे यकीनन दूसरे सेक्टर्स दे हैव टू स्टेप अप, दे हैव टू पे देयर फेयर शेयर। उसके लिए हमने इकदाम भी उठाए हैं, हमने मेजर्स भी उठाए हैं, उसके नताइज भी हैं। उसी के नतीजे में अब्सार साहब, उन्हीं नताइज के नतीजे में महंगाई की शरह सिर्फ 4.5% और GDP ग्रोथ सिर्फ 2.8% होने के बावजूद हमने 26% टैक्स ग्रोथ दिखाई है। आप ये कह रहे हैं कि हालात बुरे नहीं हुए, ये कहना चाहते हैं ना? मैं जब आप कहते हैं कि महंगाई की शरह इतनी, तो मतलब मजीद बुरे नहीं हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि अखराजात कम किए जा सकते थे ना। ये जो मैंने कुछ चीज़ें आपको हमने अखराजात कम किए जी, कुछ चीज़ें जो मैंने आपको सिंबॉलिक करी हैं, इसका इम्पैक्ट पूरे बजट पे तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ें सिंबॉलिक भी तो होती हैं। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमने अखराजात इस साल की सिर्फ मैं आपको देखिए, इस साल हमारी जो एक्सपेंसेस हैं, सबसे बड़ा जो हमारा एक्सपेंस आइटम आज भी है वो इंटरेस्ट मार्कअप है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। वो पिछले साल में उसका टारगेट 9700 था, हम 8900 अरब रुपए पे हमने उसको पहुंचाया, 800 अरब रुपए की वहां बचत की। इस साल 8200 अरब रुपए का वो टारगेट है। हमने तकरीबन, आप ये कह लें, तकरीबन 1500 अरब रुपए की बचत सिर्फ इधर की है। उसकी बुनियादी वजह अगेन हमने महंगाई काबू की, पॉलिसी रेट नीचे आया, जिससे सूद का कर्जा कम हुआ। देखिए हमने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर काबू किए पिछले साल, तो ही हम अपना प्राइमरी बैलेंस का टारगेट IMF के साथ। गरीब के लिए क्या मैसेज देके जाना चाह रहे हैं? गरीब के लिए ये मैसेज देके जाना चाह रहे हैं जी कि हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर की सबसे अव्वलीन तरजीह ये कि हमारे जो कमज़ोर तबकात हैं, जो हमारे भाई बहन हैं जो माशी मुश्किल हालात में, उनके लिए हमने बेहतरी लेकर आनी है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वेरीफाइड 1 करोड़ खानदानों को 716 अरब रुपए, जो 460 अरब रुपए थे जब हम हुकूमत में पिछले साल आए थे, इस साल 716 अरब रुपए 1 करोड़ से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की सूरत में ये हुकूमत दे रही है।
नहीं, ये हुकूमत दे रही है। देखिए अब साहब, ये 1 करोड़ खानदान वो हैं जिसको आप वर्ल्ड बैंक सारे मानते हैं कि दिस इज द मोस्ट वेरीफाइबल डेटाबेस। बट दूसरी बात ये है साहब कि बिल्कुल ये हुकूमत उनके लिए महंगाई में, बुनियादी अशिया में बिल्कुल बेरोजगारी और महंगाई दोनों काबू करना प्राइम मिनिस्टर की रोजाना की तरजीह है। हर मीटिंग में इसका जिक्र होता है, यही ड्राइविंग फोर्स है। हमने इंश्योर करना है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मईशत में ना सिर्फ ग्रोथ है, ऐसी ग्रोथ है जिससे पाकिस्तान के हर तबके को, बिलखसूस कमजोर तबका को उसका फायदा पहुंचे और मुलाजमत की और एम्प्लॉयमेंट की सूरत में। आखिर में एक सियासी सवाल, 5 अगस्त को पीटीआई की तहरीक अरूज पे पहुंच रही है, क्या करेंगे आप? सर इट्स अ नॉन इवेंट। फाइनल कॉल के बाद कौन सी कॉल होती है? और मैं आपको सच्ची बात बताऊं अब्सार साहब, रोजाना हम जिन इश्यूज के ऊपर आपने मेरे साथ पूरा शो किया, जो अहम इश्यूज हैं, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। ये हमारा तो इन इश्यूज पे हम फोकस किया, हम नाराज तो नहीं हो जाएंगे हम? नहीं सर, ये आप दोबारा भी आएंगे इन इश्यूज पे। ये आपका राइट है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन चीज़ों का जवाब। थैंक यू वेरी बहुत शुक्रिया। रिस्पेक्ट टीचर। एक वक्त एक ब्रेक के बाद आएंगे तो आज का हॉट इशू, दहशतगर्दी का इलाज क्या सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन? प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। और हॉट इशू, दहशतगर्दी का इलाज क्या सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन में। और हमें ज्वाइन किया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, जो तमगा बसालत भी हैं और हिलाल इम्तियाज़ भी हैं जंग का, और ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का उनको बहुत तजर्बा है। उन्होंने कुर्बानियाँ बहुत दी हैं आप अपनी जान से, खून से, और उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन ही जिसकी बात हो रही है मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त आबादी के अंदर जिस तरह दहशतगर्द जाके बैठ चुके हैं, उनको वहाँ उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना या उनका इलाज करना किस तरह मुमकिन है। और जो माजी में ऑपरेशन हुए हैं इतने सारे, उनके बावजूद क्या वजह है कि ये नासूर जो हम कहते हैं कि दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई है, वो कमर टूटी हुई के साथ कैसे दोबारा वापस आ जाते हैं? जनरल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप जाहिर है आप खुद लड़ते रहे हैं बाकायदा इस दहशतगर्दी की जंग में और दूसरी जंगों में भी। ये बताइएगा, आपने कुर्बानी भी दी है, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ और कौम ये जानना चाहती है कि क्या सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन हल है, और या मिलिट्री ऑपरेशन के साथ कुछ और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं जो होनी चाहिए? और क्या इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं जो सुन रहा हूँ वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से, जो मीडिया के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो कहते हैं मिलिट्री ऑपरेशन लाजमी करना पड़ेगा। टीटीपी इतनी ज़्यादा तादाद में अंदर आ चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में, नंबर ऑफ पीपल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्सार साहब थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए कोई भी जंग हो जी, चाहे वो हाइब्रिड है, चाहे वो कन्वेंशनल है, या जो इवन वॉर ऑन टेरर है, मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट जो होता है जी, वो 30 to 40% ऑफ द सक्सेस एंड पॉलिसी में रोल अदा करता है जी। ओनली, अच्छा, मोर देन 40%। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारा पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट बना लिया गया कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं ये किसी और की डोमेन है, और पॉलिटिकल और जो बाकी डेवलपमेंट या सोशल वो किसी और की डोमेन है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। प्राइमरीली जब एक पूरा हम सेट देखते हैं तो इट इज़ अ पोलिटिकल एक्टिविटी। वॉर इज़ अ पोलिटिकल एक्टिविटी। ये पॉलिटिशियंस ने लड़नी है, पॉलिटिशियंस ने अपने मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है, और पॉलिटिशियंस ने ही इसको आगे लेकर जाना होता है। और अभी आपने जो सवाल किया कि जी पहले भी बहुत सारे आप बात कर रहे थे कि जी ऑपरेशंस हुए हैं, वो लॉजिकल एंड तक क्यों नहीं पहुंचे? मिलिटरीली तो लॉजिकल एंड तक पहुंचे हैं जी, लेकिन जो बाकी पोर्शन था सोशो इकोनॉमिक पोलिटिकल, देखिए मिलिट्री ऑपरेशंस 3 स्टेजेस पे किए जा रहे होते हैं जी। जब भी आप वॉर लड़ते रहे हम पास्ट में भी, क्लियर, होल्ड एंड बिल्ट। क्लियर एंड होल्ड हमने पास्ट में किया है जी, और हमेशा किया। वजीरिस्तान देख लें, बाजोड़ देख लें, सवात देख लें, इवन बलूचिस्तान के बहुत सारे शोरिश ज़्यादा इलाके देख लें, उनमें जो क्लियर एंड होल्ड जो मिलिट्री का कंपोनेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह और आज भी हो सकता है, इट विल बी डन। लेकिन जो डेवलपमेंट का या जो बिल्ड का पार्ट है, वहां पे जो बैड गवर्नेंस, हमारी बैड पॉलिटिक्स या जो पॉलिटिकल प्रॉन्ग ने आना, विद ऑल माय रिस्पेक्ट टू आवर पॉलिटिकल लीडर्स, वो दैट वाज अ मिसिंग पार्ट। और हमेशा हम वहां पे लौट जाते हैं जहां से वो एक सर्कल में फिर रहे हैं कि हम फिर एक नाजुक सवाल आपसे करना चाहता हूं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ये रेज किया है कि क्लियर, होल्ड एंड बिल्ड। अब जब बिल्ड की बारी आती है तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, निज़ाम है, वो तबाह हो चुका है। इस फैक्टर को जहन में रखते हुए हम बिल्ड की तरफ कैसे जाएंगे? देखिए, ना पुलिस किसी काम की रही, ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किसी काम की रही, तो इस माहौल में कैसे बिल्ड होगा? देखिए, मैं आपकी तमाम बातों को, जिन एंगल्स की तरफ आप इशारा कर रहे हैं और कुछ एंगल्स को आप कह भी रहे हैं, मैं आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। ये पॉलिटिशियंस का ही काम है जी।
पॉलिटिकल पोलराइजेशन को भी एड्रेस करना। पॉलिटिशियन में एतमाद नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलिटिशियन में एतमाद नहीं रहा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी एतमाद नहीं रहा। एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि मुझे अपने काम, मेरा ये काम मैंने करना है, नहीं है। देखिए अबसार साहब, फिर तो वी हैव अ सीरियस चैलेंजिंग सिचुएशन। एग्जैक्टली, दैट्स द इशू। देखिए आपको कुछ अर्सा पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक स्टेटमेंट याद होगी, जब उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नेंस के गैप है ये हमें अपने खून से भरने पड़ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान इज प्राइमरीली, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है वो पास्ट में बैड गवर्नेंस के नतीजे में इस टेररिज्म ने और ज़्यादा इफेक्टिवली वो जंग जो है वो उन्होंने लड़ी है हमारे एनिमीज ने इसके पीछे, बिकॉज ऑफ द बैड गवर्नेंस या गवर्नेंस के जो गैप्स हैं उनको। तो जब तक वो फिल नहीं किए जाएंगे, जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाएगी, फिल किए जाएंगे। और देखिए मैं यही कह रहा हूँ एक चीज़ मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक चीज़ ये है कि अभी वहाँ से लोगों को निकाले जाने की जो बात हो रही है कि निकाले जाएं फिर ऑपरेशन हो ताकि कोलैटरल डैमेज ना हो, लोग जो बेगुनाह ना मारे जाएं। अब उसमें लोग एतमाद नहीं करते, कहते हम पहले भी निकले थे, फिर एक जो पिछला हाइब्रिड निज़ाम था उसने कहा अब हमारी पॉलिसी बदल गई है, अब हम उनको ला के वापस बसा रहे हैं यहाँ पे, और उनको बसाया गया। हमारे लोग कहते हैं हम खाली करते हैं घर, आप लोग ऑपरेशन करते हैं, वापस आते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है, घरों में दोबारा घर बनाते हैं, अब आप फिर कह रहे हैं खाली कर दें। एक जेन्युइन प्रॉब्लम तो है। I 100% एग्री विद दिस। मैंने सवात में ये चीज होते देखी है जी। जब मैं बाजोड़ में ऑपरेशन कर रहा था, आई वाज अ लेफ्टिनेंट कर्नल, तो हमने बाजोड़ को इसी तरह खाली होते देखा जी। लोगों के लिए इट इज अ चैलेंजिंग, ये अवाम का जो कंसर्न है इट इज 110% राइट। वही मैं कह रहा हूं ना कि उस वक्त जब हमने निकाले वो जो गवर्नेंस की मैं जो बात कर रहा हूं या जो बिल्ड की बात कर रहा हूं जिसमें सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्टिविटी ने जाना था वो नहीं गई, तो उसी का खुमियाजा भुगत रहे। लेकिन होता क्या है अनफॉर्चुनेटली, लेट मी देन टॉक, आपने अगर हार्ड रियलिटीज की बात की तो मैं भी आपको हार्ड रियलिटी रखता हूं कि जब बात होती है अनफॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर एक ऐसा हो गया है जब आप वैक्यूम्स में आप क्रिएट करते हैं। जब असिस्टेंट कमिश्नर या आईजी पुलिस अपनी मर्जी से कोई स्टेप नहीं ले सकता, उनके पास वेपन्स नहीं है, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कहती हैं जी कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हम वहाँ करप्शन है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनकी हुकूमत पिछले 13 साल से कोई ना कोई तो वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है ना। अबसार साहब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जी। बलूचिस्तान की आप एक मिसाल ले लीजिए। बलूचिस्तान में 2002 तक तकरीबन 200 अरब रुपए डेवलपमेंट के लिए और चीज़ों के लिए लाए गए। जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो 2002 से 2008 तक 400 अरब रुपए बलूचिस्तान में, ठीक है, तो वो किधर है? यही तो रोना है। देखिए अकमुलेटिव मिस्टेक्स हैं, लेट्स कन्फेस कि अकमुलेटिव मिस्टेक्स हैं। जब अगर फेडरल, तो यही मैं कह रहा हूं कि वी विल हैव टू पुट पाकिस्तान इनटू द प्रोसेसेस। लेट मी मेक दिस स्टेटमेंट, जब तक हम प्रोसेसेस अपने इंस्टीट्यूशंस, तमाम इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रहा हूं, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी ना, अभी शॉर्ट टर्म भी, मिड टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, बिकॉज़ लॉन्ग टर्म होना कि हमने इनसे नहीं कॉम्प्रोमाइज करना है जी। बिल्कुल, इनको जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो वेपन नहीं उठा सकते। ये बात क्यों नहीं हम तय करते? उसके लिए ये भी जरूरी है अबसार साहब कि जो लोग जैसे भी कंडीशंस में, जो भी हमारी पॉलिटिक्स की शक्ल है या जो भी वो है, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेना शुरू कर दे इसी फॉर्म में। हम ना पास्ट के बैगेज से नहीं निकलते। आप किसी से बात कर लें, फॉर दैट मैटर किसी इदारे के बंदे से बात करो, हम पास्ट की सारी कहानियां, जैसे मैं भी अभी 2002 से शुरू हूं, हमारी कहानियां शुरू वहां से होती है। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। आगे का बताएं। मूव फॉरवर्ड। देखिए कैटेगरी ए, अब देखें खैबर पख्तूनख्वा की और ये दोनों प्रॉक्सी स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशन हुई है। डोमेस्टिक इश्यूज भी, हमारा अगर पॉलिटिशियन असेंबली में नहीं पहुंचता तो वो भी कहता है कि जी मिसिंग पर्सन का भी ले आएगा, कभी वही गवर्नेंस के इश्यूज ले आएगा। हमारी जो सोशल मूवमेंट्स शुरू होती हैं वो भी इन्हीं के ऊपर फिर आगे थ्राइव करती हैं और कन्वर्ट हो जाती हैं सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स के अंदर। उसके बाद हमारा जो जिस चीज का फेलियर होता है या उसको मौका नहीं मिलता वो उसी में चला जाता है। तो हैविंग सेड दैट, हमें लॉ फेयर में काम करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है। और कई दफा तो मैं मिसाल तौर पे कई एडमिनिस्ट्रेटिव सीरियस मेजर्स लेती हैं, जैसे अगर हमने सूबे, अगर ज्यादा जरूरत है हमारी पाकिस्तान की टू एडमिनिस्ट्रेट वेल, तो आई थिंक वी शुड गेट आउट ऑफ दिस। अच्छा, आपने एक बात की एक्यूमुलेटिव रिस्पांसिबिलिटी। अगर एक्यूमुलेटिव रिस्पांसिबिलिटी हम पहले तो एक्सेप्ट करें और फिर हम एक्यूमुलेटिवली डिसाइड करें कि हमने आगे जाना है, और जो पॉलिटिकल फोर्सेस का काम है वो करें, उनको हम सपोर्ट करें, एम्पावर करें, हैंड होल्डिंग करें, जिनके पास ताकत है, ये करना चाहिए ना। तो और फिर स्ट्रेटजी हो लॉन्ग टर्म कि आपने ये काम करने। ये आपने जो 400 अरब की बात की है और NFC अवार्ड के तहत सूबों को बहुत पैसा जा रहा है, लेकिन वो क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, खाने पीने का काम तो सारे ही करते हैं फिर मिलके। इसके बारे में हमारी
क्लियर स्ट्रैटेजी, क्लियर नियत कब होगी? अभी भी नहीं अगर होगी तो कब होगी? जी देखिए, अभी आपने जो प्रोग्राम के शुरू में अफसार साहब बात की ना, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरा कंसर्न वो सबसे ज्यादा है, वो ये है कि जब लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है इन ऑल, that has to be regained. Yes. देखिए ना, they are every citizen of Pakistan जो है, they are in contract with the state through the constitution. तो वो अभी constitution से मांगते, yes, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अवाम की भी है, लेकिन वो मांगते हैं। तो ये हम सबको एहसास करना होगा कि हम सबका वजूद इसी अवाम और इसी आइन की वजह से है ना, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे जो भी हो, हमारी पैदाइश इसी अवाम के और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से हुई है। तो जब तक हम पीपल सेंट्रिक अप्रोच के साथ नहीं जाएंगे ना, पीपल सेंट्रिक, नॉट द पॉलिटिकल या इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच को छोड़ दें, अब पीपल सेंट्रिक अप्रोच हमें लानी होगी, अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि 21वीं सदी, आप भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, 21वीं सदी का नौजवान ये नॉनसेंस ज्यादा लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस, वो अभी, और सोशल मीडिया और एवरीवन हैज बिकम एन इंस्टीट्यूशन विद इन इटसेल्फ, क्योंकि उसने वो टेलीफोन उठाया हुआ है, सोशल मीडिया उसके पास जबान भी है, पावर भी है, सब कुछ है, वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो आई थिंक पीपल सेंट्रिक अप्रोच के साथ हमें करना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा। हाउएवर, आपने ये जो ऑपरेशंस की बात की है, कोई इस तरह का ऑपरेशन एज सच लार्जर स्केल पे प्लान या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन ओनरशिप जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने लेनी है, ना कि स्कटल करने आपने चीजों को। यू हैव टू टेक द ओनरशिप। ये जो अली मीन गंडापुर साहब के जो बयानात आए हैं पिछले कुछ दिनों में, आप समझते कि वो ओनरशिप लेंगे? These are not encouraging, but मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि ये एक होता है पॉलिटिकल गैलरीज को या अपने डोमेस्टिक, मेरे ख्याल वो गैलरीज को ज्यादा एड्रेस कर रहे हैं, वो काफी चीजों पे ऑन बोर्ड है, एपेक्स कमेटी में बैठते हैं। सिंसेरिटी ना हुई, कमिटमेंट ना हुई, यही तो लीडर में और एक आम पॉलिटिशियन में फर्क होता है। बहुत शुक्रिया। अगर आप लीडर हैं तो आपको चीजें ओन करनी होती है, और जो फेलियर्स होते हैं उसकी ओनरशिप सिर्फ फिर लीडर लेता है, वो किसी के फेंकता नहीं है कि जी मेरा उसकी वजह से। लीडरशिप का सिर्फ एक ही काम होता है, टू क्रिएट एन एनवायरमेंट, टू क्रिएट अ टीम, और ओनरशिप सिर्फ एक चीज की लेनी होती है, उसने फेलियर की, कामयाबी की सारे उसको फिर दाद दे ही दे। बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद महमूद साहब। कामयाबी, वैसे कहा तो यही जाता है कि कामयाबी के बहुत सारे बाप होते हैं और नाकामी यतीम होती है। देखते हैं हमारे यहाँ जो लीडर हैं वो अपनी इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं लेते। खुलूस नीयत के साथ आगे बढ़ेंगे तो ही ये मामला हल हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आज का एडिटोरियल हम आपको नई मॉडल की गाड़ियों के फ़वाइद बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद और वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का। बात हमने करनी थी नई मॉडल की गाड़ियों के फ़ायद, लेकिन जो खबर इस वक्त आई है वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच 14 सितंबर को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो रहा है और वो इंडिया तैयार हो गया है इसको खेलने के लिए, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बीसीसीआई पर सख्त तनकीद हो रही है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स इंग्लैंड में हो रहे थे, उसमें सिर्फ शाहिद अफरीदी की वजह से इंडिया की टीम ने खेलने से इनकार कर दिया क्योंकि वहाँ पैसा नहीं था। लेकिन यहाँ पे पैसा मिलेगा बीसीसीआई को, तो इसलिए बीसीसीआई तैयार हो गई है। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो हैं इंडिया की क्रिकेट, इंडिया की लीडरशिप के, वो बड़े वाज़ेह तौर पर यहाँ पर सामने आ चुके हैं और सख्त तनकीद का निशाना बन रहे हैं। लेकिन इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान के अंदर होने वाली किसी भी सीरीज़ का, किसी भी टूर्नामेंट का बायकॉट किया। पाकिस्तान वो नहीं आए पिछले बहुत सारे सालों से। तो ये पहली बार है कि इंडिया को उसकी अपनी दवाई से इंडिया के मर्ज का इलाज किया जा रहा है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया कि जब यहाँ पे एशिया कप हुआ था तो उस वक्त इंडिया नहीं आए और अपने तमाम मैचेस उसने यूएई में खेले। और अब पाकिस्तान ने उस वक्त इंडिया पे ये शर्त लगाई थी कि अगर आप जिस टूर्नामेंट के होस्ट होंगे, हम भी फिर उसके लिए इंडिया में नहीं आएंगे और वो भी किसी तीसरे मुल्क में खेला जाएगा। तो अब इंडिया को जैसा करना वैसा भरना, तो एंजॉय करे इंडिया भी। और पहले ही पाकिस्तान ने उनकी एयर स्पेस बंद की हुई है पिछले कई महीनों से, जिससे अरबों रुपयों का नुकसान हो रहा है इंडियन एयरलाइंस को हर महीने, और अब मज़ीद नुकसान होगा। और ये हिंदुत्व के नज़रिए के पुजारियों के लिए बहुत मुश्किल काम है। पैसे का नुकसान ना हो, चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए, लेकिन अब दमड़ी भी जाएगी। सोचिए इंडिया वालों, क्या मिलता है आपको इससे? आपका अपना ही नुकसान है अगर हमसे दुश्मनी डालेंगे। गुड नाइट।